नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रांची के अधिकारी ने शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रांची के डीजीएम और रीजनल हेड आलोक कुमार, चीफ मैनेजर रांची पीयूष श्रीवास्तव, रीजनल ऑफिस रांची सुमेधा, सीनियर मैनेजर रीजनल ऑफिस रॉबिन लकड़ा और मैनेजर रीजनल ऑफिस रांची पूजा मित्रा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की दावोस और यूनाइटेड किंगडम यात्रा के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इन वैश्विक निवेश संवादों के फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह जिंदल समूह द्वारा झारखंड में स्टील, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 70,000 करोड़ से अधिक के चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित बैठकों के दौरान समूह से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निवेशों से संबंधित लेटर ऑफ इंटेंट झारखंड सरकार वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक रूप से सौंपा गया, जो राज्य में दीर्घकालिक औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रति समूह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और जिसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देश को सशक्त करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के सभी वर्गों को आकांक्षाओं को पूरा करेगा। रघुवर दास ने कहा कि इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है। अगर इस बजट को मैं चंद शब्दों में कहूं तो यह एक लोक कल्याणकारी के साथ साथ देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक दूरदर्शी बजट है। यह गांव, गरीब, नौजवान, किसान, नारी शक्ति सम्मान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और मध्यम वर्ग और अत्यंत मध्यम वर्ग को सशक्त करने का बजट है। और इस बजट के लिए मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता के लिए जो विकसित भारत, जो भारतवासियों का संकल्प है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया और केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जग से पहले संभाली है देश की आर्थिक स्थिति, स्थिरता, वित्तीय अनुशासन लगातार विकसित। ये उन सोच समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने का लॉन्च पैड बताया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि बजट से उम्मीद था लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बजट को लेकर केंद्र और बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, वैसे राज्य को भेदभाव की नजर से केंद्र सरकार और बीजेपी देखने का काम करती हैं। जब कभी भी झारखंड का नाम आता है तो उस वक्त झारखंड को दरकिनार करने का काम किया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार का जो वर्ष 2026-27 का बजट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए
एक बड़ा जो है वो लॉन्च पैड बनेगा। जिस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं पर भी फोकस हुआ है, सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया गया है, 4000 ई बसेस पे भी चलाने की बात है पूरे देश में। और जिस तरीके से रांची के लिए भी विकलांगजनों के लिए बनाने के नए उपकरण की फैक्ट्री की घोषणा हुई और जो मेंटल इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करने की घोषणा हुई, तो झारखंड के लिए भी काफी कुछ खास है। और जो भी जन कल्याण की योजनाएं होंगी उसमें झारखंड का भी अपना कोटा रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है ये बहुत ही अच्छा है, सभी वर्गों को ये केटर करता है। एमएसएमई जो एंटरप्राइजेज हैं उनको भी इंकरेज किया गया है। चैंपियन एमएसएमई यानी जो छोटे उद्योग अच्छी भूमिका में रहेंगे उनको चैंपियन का दर्जा दिया जाएगा। बजट किसके लिए था? गांवों के लिए था कि शहरों के लिए था? आम लोगों के लिए था या व्यवसायियों के लिए था? उद्योग जगत के लिए था या कृषि जगत के लिए था? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है किस तरह का बजट पेश हुआ है। शायद भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के बाद पेश हुए बजटों में सबसे बेकार और महत्वहीन बजट ये रहा, जिसमें सरकार का न कोई नीति है न नीयत है। किस क्षेत्र को बढ़ावा देगी, रोजगार पैदा करने के अवसर कहां हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे क्या उपलब्धियां हासिल करनी है, किसानों के लिए क्या उपलब्धियां हासिल करनी है, उनको कौन सा राहत देना है। सबसे बड़ी बात तो जो इस देश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, रोजगार पैदा करने के अवसरों को बजट में झलकियां ही नहीं मिली है। दूसरी ओर उद्योग जगत पूरी तरह से निराश है। किसानों के लिए कुछ राहत की घोषणा होनी थी, इस बजट में कहीं वो दिख नहीं रहा है। बजट देश के विकास का आईना होता है। आने वाले 1 वर्षों के दौरान सरकार किस तरह से काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी चीज में आप देख लीजिए कि जब भी झारखंड का नाम आता है, झारखंड को हमेशा दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है। जब केंद्र में कोई भी सरकार होती है तो उसको समान रूप से सभी राज्यों को देखना चाहिए, लेकिन विशेषकर उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो नहीं है वहां पर हमेशा से इस तरह का व्यवहार होता है। और झारखंड को जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है जो राज्य, उसको बजट में दरकिनार करने का काम किया जाता है। सिर्फ ठगने का काम झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी करती है। आप लगातार सोशल मीडिया और अखबारों में देखते होंगे, बहुत प्रयास किया केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन न झारखंड झुका था और न झुकेगा। उधर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट का फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है। चैंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने आम बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देश के लिए यह बजट काफी अच्छा हुआ। हालांकि चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि बजट में झारखंड की उपेक्षा की गई है। बजट में झारखंड के लिए कोई विशेष ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में महुआ बोर्ड के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही है। केंद्र सरकार ने बजट में नारियल बोर्ड, काजू और बादाम बोर्ड के गठन की बातें कही हैं, लेकिन महुआ बोर्ड के गठन का कोई जिक्र नहीं है। आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि दुर्गापुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इससे झारखंड को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में झारखंड के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों के लिए राशि का आवंटन किया गया है, संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में भी राशि का आवंटन किया जाएगा। और घरेलू 1-2 में भी सरलता की बात हुई है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये बजट दूरदर्शिता है इसमें, और सब क्षेत्रों को। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही उत्साह का विषय, उनके बहुत सारी चीजों को लाया गया है। और जो क्रिटिकल इलनेस जो है, कैंसर और शुगर, उनकी दवाइयों में भी भारी कटौती देखी गई है। खासकर 7 ऐसे ड्रग्स जो कैंसर से रिलेटेड हैं, इसका भी एक अच्छा परिणाम आएगा कि हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में एक हमारा मानना है कि एक स्वस्थ देश ही एक ज्यादा उसमें आगे बढ़ने की शक्ति होती है अगर हमारा हर नागरिक स्वस्थ हो तो। कुल मिला के ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, विदेश यात्रा को भी सस्ता किया गया। उधर बीजेपी नेता काली शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। वाकई में देश के समग्र विकास, गरीब मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत फोकस वाला बजट लगता है। ये विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें युवा शक्ति, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है।
आज का बजट बहुत ही सराहनीय बजट रहा है। आज जो बजट पेश हुआ है मध्यम वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है। स्वास्थ्य के लिए मतलब हर देखिए बीजेपी नेता काली शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और वाकई में देश के समग्र विकास, गरीब मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत फोकस वाला बजट लगता है। ये विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिसमें युवा शक्ति, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया है। तो यहां पर बीजेपी के नेता काली शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पेश किया है बिल, और उसको लेकर केंद्रीय बजट 2026-27 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भगत हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। उनके पास सीधे चलते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की जो है प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही है? जिस तरीके से बीजेपी नेता की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है गरीब कल्याण और जो है जो बल महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो है इस बजट को लेकर जो कहा गया है, उस तरीके का जो है धरातल पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि आज आम बजट जो है 2026-27 का जो है वो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। लेकिन खास तौर पे आप देखेंगे कि इस ओवरऑल पूरे बजट में आप देखिए जो उद्यमी सेक्टर है, जो एमएसएमई है या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में हो या फिर एसोसिएट को लेकर जिस तरह से हो, शेयर बाजार में हो, तो ओवरऑल देखेंगे कि जो बजट रहा खास तौर पे अगला बजट रहा। बीजेपी के द्वारा जो तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उनका कहना है कि सबको ध्यान में रखकर आम तौर पे ये बजट जो है वो लाया गया है, क्योंकि खास तौर पे इस बजट में आप देखेंगे युवाओं को लेकर, युवा वर्ग को लेकर हो या फिर रोजगार हो, उद्यमी हो, और सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखे फोकस करते हुए जो है वो बजट को प्रारूप दिया गया है। लेकिन इस 2026-27 के बजट में खास तौर पे आप देखेंगे कि इसमें मध्यम वर्ग के लोगों को भी विशेष ध्यान दिया गया है और यह बजट जो है आम लोगों के लिए खास है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह से झारखंड हो या फिर बिहार हो, अन्य जो कई ऐसे जगहों पर जो बजट में प्रारूप जो बनाए गए हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सेक्टर को लेकर देखेंगे तो झारखंड में आप देखेंगे कि मनोचिकित्सक को जो है वो उसमें जो है वहां पे डेवलप किया जाएगा और इसको लेकर जो है प्रारूप किया गया है। लेकिन सवाल ये है, विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है, इससे पहले के बजट में भी जो है उतना नहीं दिया गया था, झारखंड को कुछ नहीं मिला था। और खास तौर पे आप देखेंगे कि इस बार के बजट में भी जो उम्मीदें थी वो नहीं मिल पाया। खास तौर पे आप देखेंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर में हो या फिर स्वास्थ्य शिक्षा के एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर रोजगार को लेकर हो या झारखंड में पर्यटन को लेकर जो रूप विस्तार से बजट में रखा गया है, इसमें कुछ हो सकता है। लेकिन उम्मीदें है कि जो उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे जो रॉयल्टी जो केंद्र सरकार के द्वारा आया था और जिस तरह से झारखंड में खनिज संपदा और यहाँ से जो रॉयल्टी यहाँ जाता है सरकार को, तो उस हिसाब से बजट में झारखंड को भी उम्मीदें थी, लेकिन निराशा हाथ लगी। साफ तौर पे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आगे भी हो। अभिषेक, अगर पहले की तुलना में अगर बजट को देखा जाए, इस बार की अगर बात की जाए 2026-27 पर फोकस रखा जाए, तो इसमें अगर झारखंड के लिए अगर बात की जाए तो इसमें किस तरीके की जो है और जो बढ़ती हुई मात्रा में दिखाई दे जा रहा है? जैसे कि अगर बात की जाए बजट में झारखंड को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इसमें फोकस किया गया है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया है, और किस किस तरीके के कौन कौन से क्षेत्र में जो है झारखंड में जो है वृद्धि देखने को मिल रही है? चूंकि अगर बजट की ओवरऑल अगर बात की जाए, इस पर
अगर नजर डाली जाए 2025-26 के बजट को भी ध्यान में रखकर मैं बात करूं तो 50.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास था वो जो बजट था। इस बार जो है 54.1 लाख करोड़ के आसपास ये बजट है। तकरीबन इसमें भी 7% की 7.9% के आसपास की वृद्धि देखने को मिली है। तो झारखंड के लिए किस तरीके की जो है यहां पर विशेषता? देखिए कि जिस तरह से झारखंड की अगर बात करें इस ओवरऑल बजट में आप देखेंगे तो झारखंड में जो आप देखें कि झारखंड को जो उम्मीद था किस तरह से जो है जो महंगाई दर में आप देखेंगे कि जो बढ़ोतरी होगी उसमें जो है इजाफा होगा या फिर रोजगार को लेकर होगा या डेवलपमेंट को लेकर होगा, इंडस्ट्रियल हब के तौर पर होगा। क्योंकि झारखंड आप देखेंगे कि यहाँ पर्यटन को लेकर जो विशेष तौर पे बजट में रखा गया है प्रावधान, इस बार के बजट का आरूप की बढ़ाया गया है पिछले बजट की अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ जो उम्मीदें थी यहाँ से रॉयल्टी जो जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के बजट को नहीं ध्यान में रखा गया है। लेकिन एक चीज स्पष्ट ये है कि झारखंड के बजट में आप देखेंगे कि इस बार एमएसएमई पर जो फोकस किया गया है और साथ ही साथ आप देखें कि यहाँ मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर देने की गई है झारखंड में। तो स्वास्थ्य संस्थान और को जो है चयनित कर इसे बेहतर किया जाएगा। साथ ही 41% का हिस्सा राज्यों को। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक आपका। तो अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे जो कि बजट पर जिस तरीके की चर्चाएं प्रतिक्रियाएं जो निकल कर आ रही हैं उस पर जो है जानकारी साझा कर रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधायक सरयू राय ने ऊर्जा विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने लाया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री से इस मामले में जांच की मांग की है। विधायक सरयू राय ने कहा कि ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार की 160 करोड़ की एफडी गायब है। विभाग ने ये जो एफडी कैनरा बैंक और एक अन्य बैंक में की थी। बता दें कि परिपक्वता तिथि आने पर अधिकारी जमा निधि निकालने बैंक गए तो बैंक कर्मचारियों ने कहा कि उनके यहां विभाग की कोई एफडी शेष नहीं बची है। पैसा किसने निकाला इस बात की जांच सरकार को करानी चाहिए। विधायक सरयू राय ने कहा कि विधानसभा में ये मामला को उठाएंगे। मिली कि ऊर्जा विभाग ने 160 करोड़ रुपया का एफडी कनारा बैंक में और एक और बैंक में कराया था। जब परिपक्व हो गया, मैच्योरिटी का डेट आ गया तो ऊर्जा विभाग से लोग गए बैंक में। तो बैंक ने कहा कि हमारे तो कोई आपका एफडी ही नहीं है, मतलब एफडी बाद में होगा और किसी ने एफडी को भजा लिया। तो मैंने लिखा है कि मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए। 160 करोड़ रुपया गया कहाँ? हमको किसी ने बताया कि लोग उस बैंक से निकाल के और कहीं कहीं दूसरे बैंक में डाल दिए हैं। एक तो कहा कि छत्तीसगढ़ किसी बैंक में डाल दिए हैं। जो भी हो, ये देखना चाहिए कि एफडी को ऐसे बीच में किसने तोड़वाया तो उस पैसे का क्या हुआ। और ऊर्जा विभाग की स्थिति तो इतनी बदतर है कि अगस्त के बाद से, जब से उसके सेक्रेटरी अविनाश कुमार जी चीफ सेक्रेटरी हो गए, तब से उस विभाग में कोई सेक्रेटरी नहीं। उधर कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया साहू धर्मशाला में झारखंड आंदोलनकारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी आंदोलनकारी के द्वारा सर्वसम्मति से संगठन मजबूती करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उसी मंच से नगर परिषद झुमरी तिलैया के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में कामेश्वर महतो की घोषणा की गई। और कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक सह प्रधान सचिव पुष्कर महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष संतोष सहाय, रोजलीन तिर्की उपस्थित रही। और आपको बता दें कि वहीं पूरे कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय सचिव सत्यदेव राय के द्वारा किया गया था। आंदोलनकारी कोडरमा जिला के लोगों ने झारखंड आंदोलनकारी कामेश्वर महतो जी को अपना प्रत्याशी बनाया है जिला परिषद के लिए। उन्हें अध्यक्ष पद, नगर परिषद के लिए उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना है। और सभी आंदोलनकारी लोग तय किए हैं कि हम लोग जाति, पार्टी और धर्म की भावनाओं से ऊपर उठ के उनको विजय बनाने का एक संकल्प लिया है। हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इनका संकल्प निश्चित तौर पे साकार होगा, क्योंकि आज तक जो भी संकल्प लिया गया है वो साकार ही होता है। और कामेश्वर महतो जी एक डाउन टू डाउन क्लास से बिलोंग करते हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, डाउन टू डाउन क्लास की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठेला वाला, खोंचा वाला, रिक्शा पुलर
और टेम्पो चालक सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों का, किसानों का। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव लोगों को करना चाहिए दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के, जो कि जनता के बीच में सर्वसुलभ हो और सबकी आवाज सुनते हो। उसमें हम लोग एक पदाधिकारी हैं और जनता के बीच में हम लोग परीक्षा देने का काम कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट हमारा जनता है जी, और 23 तारीख तक मजिस्ट्रेट जनता ही रहेगा, और 23 तारीख के बाद वो जिनको चुन के भेजेंगे वो मजिस्ट्रेट बनेगा। कितने तारीख को नॉमिनेशन करेंगे? तो जो मजिस्ट्रेट बनेगा वो ऐसे आदमी को आप चुनिए कि आप ही मजिस्ट्रेट परमानेंट रहिए 5 साल तक। वैसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच रहता है, आपके बीच लड़ता है, वैसे व्यक्ति को आप लोग चुनने का काम कीजिए। मेरा नॉमिनेशन 3 तारीख को होगा, और 3 तारीख को सभी हमारे माता बहन पूरा झुमरी तिलिया नगर वासियों को आग्रह करें। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के हरलाडीह में घटित दुष्कर्म की जघन्य घटना को लेकर रविवार को संथाल समाज के बैनर तले एक विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि रैली में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। आक्रोश रैली हरलाडीह बाजार से प्रारंभ होकर जुलूस की शक्ल में पूरे बाजार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हरलाडीह ओपी परिसर तक जो है इस पहुंची, और इस दौरान जो प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। रैली में शामिल लोगों के हाथों में तख्तियां भी थीं और जिन पर बलात्कारी को गिरफ्तार करो, गिरिडीह पुलिस हाय हाय जैसे जो है स्लोगन लिखे हुए थे। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो और पीड़िता को न्याय दो जैसे नारों से प्रशासन को चेतावनी दी गई। उधर एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी पिस्टल और 8 जिंदा गोली, धमकी लिखा हुआ पर्चा और एक वायरलेस डोंगल को बरामद किया गया है। इसके साथ ही XUV 500 को भी जब्त किया गया है। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभी जो सभी अपराधी बांधडीह रेलवे साइडिंग के दौरान जो है मांग को लेकर फायरिंग करने जा रहे थे, और एसपी ने बताया कि इससे पूर्व पिछले सितंबर 2025 महीने में रंगदारी की मांग को लेकर ट्रैक्टर चालक के ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें ट्रैक्टर चालक घायल हुआ था, जिसके बाद भी जो है इन अपराधियों को रंगदारी नहीं दी जा रही थी और सभी अपराधी दहशत फैलाने के उद्देश्य फायरिंग करने जा रहे थे। प्राप्त हुई थी कि एक XUV 500 वाहन से कुछ लोग हथियार लेकर तेलगड़िया मोड़ से बिजुलिया मोड़ की ओर जा रहे हैं। उसी सूचना के सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन SDPO चास के नेतृत्व में किया गया था। टीम के द्वारा जब उस गाड़ी तक पहुंचे और उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगा, और गाड़ी के चालक और उस पर बैठे अपराधी जब है वो गाड़ी को भगाते हुए बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित इस उत्सव में झारखंड के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में कलाकार, साहित्यकार और संस्कृति प्रेमी शामिल हुए। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जो है बंगीय उत्सव 2026 में बांग्ला भाषा, लोक कला और सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर बांग्ला भाषा और संस्कृति को सशक्त मंच प्रदान करने के साथ साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों, व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी भाषा और सांस्कृतिक धरोहरों से जोड़ने का अवसर मिलता है। शहीद का तरफ से हम उनका हर साल एक उत्सव मनाया जाता है। ओरीगल मैदान में सभी बंगाली समुदाय के जितने लोग सबको एकजुट कर और बंगाली साहित्य, संस्कृति सब लेके, कल्चर लेके उसका एक कार्यक्रम भी होता है। आज हम लोग का सांध्यकालीन जो कार्यक्रम, देखिए ये सभी धर्मों का सम्मान के साथ ये बंगी उत्सव 2026 का जो आगाज है, ये एक छत के नीचे एक सूत्र में पिरोने का काम अगर है तो वह बंगी उत्सव समिति की ओर से सही में इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम एक जगह एकत्रित होकर
फुसरो स्थित अग्रसेन स्मृति भवन में आयोजित 33वां श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में कानपुर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति भजनों की प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। भक्ति भजनों की धुन पर रात भर श्रद्धालु झूमते रहे और पूरा परिसर जय श्री श्याम की जयकारों से जो है गूंज उठा। जागरण के दौरान श्री श्याम बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया और श्याम महोत्सव में महाआरती एवं महाभोग का आयोजन किया गया। इस उधर बोकारो में आज सेल के द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में भारी संख्या में युवा बुजुर्ग महिलाएं शामिल हुई। बता दें कि 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर महिला पुरुष वर्ग और दिव्यांगों के लिए जो है हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। यह हाफ मैराथन सेल बोकारो स्टील के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई और हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर बोकारो स्टील के डायरेक्टर इंचार्ज प्रियरंजन ने रवाना किया। और बता दें कि हाफ मैराथन को लेकर बोकारो स्टील के द्वारा ट्रैफिक से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और सभी रूट को 11 बजे तक बंद कर दिया गया था। 10 किलोमीटर के हाफ मैराथन में महिला और पुरुष वर्ग में धनबाद की रूबी कुमारी और बोकारो जिले की दुग्धा के रहने वाले सुनील कुमार को सबसे पहले दौड़ को पूरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी सफल प्रतियोगिता और प्रतिभागियों ने जो कहा कि कई वर्षों से लगातार वो दौड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम मतलब ये मेरा गुप्ता से बिलोंग करते हैं, ऐसे लगातार हम 5-6 प्रैक्टिस कर रहे हैं और 10 किलोमीटर में हम पहला स्थान आए हैं और खेल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बहुत खुशी हो रहा है, बहुत बढ़िया है। क्या कहिए, बहुत सेल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से। 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? टाइमिंग पता नहीं, रोक नहीं पाए। कहाँ से आई हैं आप? हम धनबाद से। कैसा 2 किलोमीटर? अच्छा था। पहले भी प्रैक्टिस करते थे? मेडल लेकर गैलरी में रिलैक्स कीजिए। पहले से 10 किलोमीटर। स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स होते रहने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।